स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। श्रीलंका महासंकट पर इस वक्त की एक बड़ी खबर सुनिए। मालदीव से सिंगापुर भाग गए राष्ट्रपति गोटाबाया। राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा देने से इनकार हो चुका है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और खबर मिल रही है कि मालदीव से वो सिंगापुर के लिए भाग निकले हैं। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर ने यह बड़ी जानकारी दी है। अब कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इमरजेंसी की घोषणा के बाद सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। कोलंबो की सड़कों पर श्रीलंकाई सेना ने टैंक उतार दिए, तोप उतार दिए, तोप तैनात कर दी गई है सड़कों पर। राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस में सेना पहुंची हुई है और इस बीच प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री हाउस खाली कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, लेकिन मालदीव से सिंगापुर भी भाग गए हैं। इधर श्रीलंकाई संसद के स्पीकर ने यह जानकारी दी और यह भी कहा कि अब कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इमरजेंसी की घोषणा के बाद सेना ने श्रीलंका में मोर्चा संभाल लिया है। कोलंबो की बात करें तो कोलंबो की सड़कों पर तोप तैनात कर दी गई है। श्रीलंका सेना ने सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं। इधर राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस में भी सेना पहुंची हुई है। प्रदर्शनकारियों ने इस बीच प्रधानमंत्री हाउस खाली कर दिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पूरी दुनिया की निगाहें कोलंबो पर लगी हुई हैं। द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 1। श्रीलंका में विद्रोह की ये चिंगारी किसने सुलगाई? किसने चिंगारी भड़काई? किसने हवा दी? जिसके बाद गुस्से की ये आग अब पूरी तरह से धधक उठी है। द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 2। आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस पर झंडा फहराने को मजबूर हो गए? पीएम ऑफिस के अंदर भी घुसने को मजबूर हो गए। बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 3। आखिर क्यों श्रीलंका के पीएम हाउस पर कब्जा जमाकर प्रदर्शनकारी नाच गाना कर रहे हैं? चलते कोलंबो के बीच ये जीत का जश्न कैसे मना रहे हैं? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 4। आखिर श्रीलंका के प्रधानमंत्री ऑफिस की दीवार पर चढ़कर ये क्या करना चाहते हैं?
पीएम ऑफिस में काफी अंदर तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 5। कंगाल हो चुके श्रीलंका में आपातकाल लगने के बाद कोलंबो में क्यों कोहराम मचा है? राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, फिर दोबारा सड़कों पर क्यों भागम भाग मची है? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 6। कोलंबो में हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति के देश छोड़कर मालदीव भागने के द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 7। प्रदर्शनकारी श्रीलंका के सरकारी टीवी के ऑफिस में भी दाखिल हुए और श्रीलंका रूपा वाहिनी कॉरपोरेशन को अपने कब्जे में क्यों ले लिया? ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा क्या है? आखिर टीवी पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा क्या किया जो प्रसारण को पूरी तरह से बंद कर दिया गया? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 8। श्रीलंका में अब आगे क्या होने वाला है? क्या श्रीलंका में चल रहे जनता के इस महाविरोध प्रदर्शन का कोई लीडर भी है? हालात पर कंट्रोल करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़क पर सेना के जवान तैनात हैं, वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए सेना आसमान से निगरानी कर रही है। इस बीच देश में एक बार फिर से आपातकाल लागू कर दिया गया है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन श्रीलंका से आ रहे वीडियो का सिलसिला नहीं थमेगा। श्रीलंका में फैली अराजकता की पूरी कहानी आज हम आपको तस्वीरों की जुबानी दिखाने वाले हैं। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जनता का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच गया है। हालात संभालने की जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दी। आक्रोश से घबराए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं और मालदीव से वो सिंगापुर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। श्रीलंका की सेना ने अपने नागरिकों के सामने हथियार नीचे कर दिए हैं। श्रीलंका के खराब माहौल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां की सरकारी न्यूज चैनल रूपा वाहिनी पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। कोलंबो में रूपा वाहिनी चैनल के अंदर भारी भीड़ घुस गई है और कुछ लोगों ने बाहर से दफ्तर का घेराव कर लिया। इस दौरान ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि कुछ प्रदर्शनकारी न्यूज चैनल पर एंकरिंग करते नजर आए। गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से पहले शर्त रखी थी कि उन्हें देश से बाहर जाने दिया जाए। इसके कुछ घंटे बाद ही उनके देश छोड़ने की खबरें सामने आई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि गोटाबाया भागे या भगाए गए।
राजपक्षे ने 12 जुलाई को अपने इस्तीफे पर साइन कर सीनियर अधिकारी को सौंप दिया था। ये लेटर 13 जुलाई को संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को सौंपा जाना था, लेकिन इसी बीच अचानक गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव पहुंच गए। श्रीलंका में महंगाई दर 50% को पार कर चुकी है। रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में बिजली गुल है, दवाइयों की भारी कमी है, जिसके चलते देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। पेट्रोल और डीजल नहीं बचा है। आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी अब नहीं बची है। श्रीलंका के लोग राजपक्षे शासन को देश में आर्थिक तबाही का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि दशकों बाद श्रीलंका अब तक के सबसे भयावह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार का खत्म होना है। श्रीलंका जितना निर्यात करता है, उससे कई गुना ज्यादा आयात करता है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई है। 2019 के आखिर तक श्रीलंका के पास $7.6 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो भारतीय रुपए में करीब 6,500,000 करोड़ बैठता है। मार्च 2020 तक ये गिरकर $1.93 बिलियन हो गया, यानी भारतीय रुपए में करीब 1,53,000 करोड़। और हाल में ही श्रीलंका सरकार के मुताबिक उसके पास सिर्फ $50 मिलियन बचे, यानी सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ भारतीय रुपए। इतना कम विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका वालों के पेट को पालने तक के लिए काफी कम है। दूसरी ओर श्रीलंका सरकार ने चीन समेत दूसरे देशों से बहुत कर्ज भी ले रखा है, जिसे ना चुका पाने के चलते डिफॉल्टर हो गया है। देश की कंगाली को लेकर आवाम सरकार को जिम्मेदार मान रही है और उसके खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रही है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस और फोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक के सामने कोई ठहर नहीं रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका की इतनी बदतर हालत के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है? क्या कर्ज के मकड़जाल में फंसाकर श्रीलंका को ड्रैगन ने अपना ताजा शिकार बना लिया है? और चलिए अब आपको समझाते हैं, एक एक कर बताते हैं कि आखिर श्रीलंका में अब तक क्या क्या हुआ है, शुरुआत से आज की तारीख तक। 31 मार्च सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। 31 मार्च को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। फिर 3 अप्रैल को कैबिनेट भंग हो गई। राजपक्षे कैबिनेट भंग होने के बाद भी पीएम बने रहे। 9 अप्रैल को घटनाक्रम पर विरोध भड़का और पीएम दफ्तर पर हमला हुआ। इधर 12 मई को विक्रमसिंघे नए प्रधानमंत्री बने हैं और फिर 9 जुलाई को राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया गया। अब आइए उसके ठीक अगले दिन यानी 10 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया गायब हो गए। 12 जुलाई को गोटाबाया देश छोड़कर भाग निकले। 13 जुलाई को आक्रोश चरम पर पहुंच चुका था श्रीलंका में। देखिए चरम पर आक्रोश पहुंच गया और जनता सड़कों पर उतर आई। श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई, आपातकाल लगा दिया गया। और 14 जुलाई को यानी आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो 14 जुलाई को लंका में प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसके कारण आज श्रीलंका जल रहा है? श्रीलंका में 2008 तक सब कुछ ठीक था। श्रीलंका सोने के लिए लंका थी, लेकिन उस एक शह ने श्रीलंका के सरजमी पर एंट्री क्या ली, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। 14 साल में श्रीलंका कंगाल हो गया। इस रिपोर्ट में देखेंगे तो साजिश का मास्टरमाइंड साफ साफ दिखेगा। चीन से यारी श्रीलंका पर भारी। चीन के कर्ज से टूटी श्रीलंका की कमर। चीन मालामाल, श्रीलंका कंगाल। ड्रैगन के कर्ज ने डुबाई सोने की लंका। श्रीलंका जनाक्रोश से जल रहा है। श्रीलंका में जन आंदोलन की आग भड़की है। श्रीलंका में जन तांडव मचा है। आज की तारीख में श्रीलंका में जो हालात हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की सरकार
और दुनिया पर राज करने की हसरत पाले एक देश है। आज हम आपको तफसील से ये बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे सोने की लंका डूब गई और उसकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। और ये सब जानने के लिए हमें 14 साल पहले यानी 2008 में फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये हम्बनटोटा पोर्ट है और फिलहाल ये बंदरगाह 99 साल के लिए चीन के पास गिरवी रखा हुआ है। आइए अब आपको चीन के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। दरअसल हम्बनटोटा बंदरगाह दक्षिणी श्रीलंका में हिंद महासागर का एक अहम पोर्ट है। इस बंदरगाह का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था, जिसके लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया था। हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने में CEC यानी चीन हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और CHC यानी चीन हाइड्रो कॉरपोरेशन नाम की चीनी सरकारी कंपनियों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। हम्बनटोटा परियोजना शुरू होते ही श्रीलंका की जनता को कई सब्ज-बाग दिखाए गए। दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका पर कब्जा करने के इरादे से चीन ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बुनियाद 2008 में ही रख दी थी। CSCEC has actively engaged in the construction of highways, roads, high-end housing, etc. in Sri Lanka, promoted traffic interconnection and improved the lives of local residents. Since the opening of the Southern Expressway Extension Line project, the project has reduced the driving time from Colombo to Hambantota Port from more than 5 hours. जैसे जैसे हम्बनटोटा परियोजना आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसता चला गया। ये चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का फेज 1 था। हम्बनटोटा बंदरगाह का पहला चरण 2010 में पूरा हुआ और 2011 में यहाँ पर वाणिज्य परिचालन शुरू हो गया। दूसरा चरण 2012 में शुरू हुआ और 2015 में पूरा हुआ। हम्बनटोटा पोर्ट के निर्माण के लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया। 2016 तक श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी को हम्बनटोटा पोर्ट के परिचालन में 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। 2017 में श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट के संचालन और प्रबंधन का नियंत्रण 99 साल के लिए चीन को दे दिया। चीन श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की पूरी तैयारी कर चुका था। लिहाजा 2014 में चीन की साजिश का फेज 2 शुरू हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करते ये श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे हैं। सितंबर 2014 में शी जिनपिंग ने श्रीलंका का दौरा किया था। ये चीन के किसी भी राष्ट्रपति का 28 साल बाद श्रीलंका दौरा था। 2014 में राष्ट्रपति जिनपिंग के श्रीलंका दौरे का एक खास मकसद था और जल्द ही पूरी दुनिया को इस दौरे का मतलब भी समझ में आ गया। दरअसल श्रीलंका की तत्कालीन महिंदा राजपक्षे सरकार ने चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के समझौते पर चीन के साथ एक करार किया था। बस इस करार पर साइन करते ही श्रीलंका सरकार ने अपनी बदहाली पर साइन कर दिए थे और जुलाई 2022 में हालात इस कदर बिगड़ गए कि आवाम सड़कों पर उतर आई और श्रीलंका के राष्ट्रपति देश की आवाम को उसके हाल पर छोड़कर देश छोड़कर भाग निकले। ඉන්ධන ගෑස් විදුලි බලය හා ආහාර පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට එහා ගිය බලපත්‍ර ප්‍රශ්නයකට අපේ ආර්ථිකය කඩා වැටිලා ඒකයි බරපතලම ප්‍රශ්නේ. සියලු ප්‍රශ්න විසඳා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ආර්ථිකය අලි ප්‍රකෘති තත්වයකට පත් කරගත්තොත් විතරයි. ආර්ථිකය ප්‍රකෘති තත්වයකට පත් කර ගැනීම සඳහා ඩොලර් අර්බුදය මුලින්ම විස්තර दरअसल श्रीलंका आज खुद अपनी हालत के लिए जिम्मेदार है।
चूंकि सालों तक निवेश के नाम पर चीन श्रीलंका को अरबों रुपयों का कर्ज देता गया, लिहाजा श्रीलंका उस कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका को साल 2022 में 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। श्रीलंका के कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। श्रीलंका को चीन को 5 अरब डॉलर चुकाने हैं। 2021 में भी श्रीलंका ने चीन से 1 अरब डॉलर का अतिरिक्त लोन लिया था। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीलंका के वर्तमान संकट के लिए गोटाबाया राजपक्षे सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। इसके अलावा श्रीलंका को उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री के चरमराने की वजह से भी बहुत बड़ा धक्का लगा। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका का कर्ज प्रबंधन सिस्टम तबाह हो गया। दरअसल श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान और करीब 25 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए। 2019 में श्रीलंका में 19 लाख टूरिस्ट आए, लेकिन 2020 में ये तादाद घटकर 5 लाख रह गई और 2021 में महज 1,95,000 टूरिस्ट ही श्रीलंका आए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिसंबर 2021 में चीन से मदद मांगी थी। 在力所能及范围内，为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，支持斯方恢复经济、改善民生。对于斯方涉华的债务，中方支持有关金融机构同斯方协商，寻求妥善解决。我们愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯方应对当前困难，缓解债务负担，实现可持续发展。 और अब जरा ये समझिए कि आखिर लंका की बर्बादी की कहानी क्या है और कैसे हुआ लंका कांड। दरअसल श्रीलंका में 2 सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में 70% से ज्यादा की गिरावट आई। महंगाई दर 17% को पार कर गई। देखिए 2018 में श्रीलंका का जो व्यापारिक घाटा था वो 10 अरब डॉलर था। इधर 5.6 बिलियन डॉलर की आय श्रीलंका को पर्यटन से होती थी। टूरिज्म के चलते लंका आधे से ज्यादा घाटे की भरपाई कर रहा था। फिर आया कोरोना और कोरोना के चलते लंका की जो कमाई थी वो कम हो गई। ऐसे में सरकार को बड़ा झटका लगा। जो कर्ज था उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज बढ़ता चला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए श्रीलंका ने ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया। श्रीलंका सरकार ने संकट से निपटने के लिए नोटों की जो छपाई होती है वो ज्यादा की। अब नोटों की ज्यादा छपाई के चलते महंगाई तेजी से बढ़ गई। श्रीलंका ने चीन से ऐसे हालात में कर्ज लिया। केंद्रीय बैंक ने रुपए की कीमत को घटा दिया। साथ ही आयात पर रोक लगा दी गई। फिर आया फरवरी और फरवरी में जो घटनाक्रम हुआ वो हुआ रूस और यूक्रेन के बीच, यानी रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई और यूक्रेन युद्ध के चलते श्रीलंका का टूरिज्म पर्यटन एक बार फिर प्रभावित हुआ। अब चीन से कर्ज लेना, भारी किस्तें चुकाना बर्बादी की बड़ी वजह बन गया। श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट चलाने के लिए चीन से कर्ज लिया। श्रीलंका ने ज्यादा खर्च करना तब तक शुरू कर दिया था। श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाने लायक भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा। ऐसे में राष्ट्रपति राजपक्षे की 2019 में शुरू की गई टैक्स कटौती से हालात और बिगड़े। टैक्स कटौती से एक साल में करीब 1.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा का घाटा हुआ। रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को ऐसे हालात देख डाउनग्रेड कर दिया। विदेशी बाजार तक जो उसकी पहुंच थी
वो लगभग खत्म हो गई। साल 2021 की शुरुआत में श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी गंभीर समस्या बनी। सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे में किसानों को जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करने को कहा गया। अब देखिए इसके कारण क्या हुआ। इस वजह से बड़े स्तर पर फसल बर्बाद हो गई। श्रीलंका को विदेशों से अपने खाद्य भंडार की पूर्ति करने की नौबत आ गई, जो कि करनी भी पड़ी, और इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ा। अब देखिए इसके भी रिपरकशंस थे, इसका भी असर हुआ। इसका असर क्या हुआ वो जानिए। इसका असर उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा। खाद्य पर प्रतिबंध से हालात बिगड़ते चले गए। श्रीलंका के जो चाय और रबर के निर्यात है उसको इसने ऐसे हालात ने नुकसान पहुंचाया। 74 साल बाद सबसे गंभीर वित्तीय संकट से श्रीलंका इस वक्त जूझ रहा है, पर अभी श्रीलंका पर अभी करीब 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। श्रीलंका ईंधन और दवाई जैसी जरूरत की तमाम चीजों को आयात करने की स्थिति में भी नहीं है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।